अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। सो हम डिस्कस कर रहे हैं नरी पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं नरी के अटैम्प्ट के। सो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो कौन से स्ट्रक्चर को नीडल पियर्स ना करे। लिगामेंटम फ्लेवम को तो करती है और सुप्रास्पाइनेटिस लिगामेंट को भी, लेकिन जो मेनिंजियल के लेयर्स हैं यानी आपका जो ड्यूरा है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं 56 ईयर ओल्ड मेल है या पेशेंट है जिसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन, एड्रीनल मास है, एलिवेटेड कैटाकोलामीन है। आई थिंक इससे ज़्यादा आसान एमसीक्यूज़ नहीं हो सकता। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, इनका एक ट्यूमर है जिसके अंदर कैटेकोलामीन ज़्यादा बनता है। अब कैटेकोलामीन ज़्यादा बनने से मुराद एपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा बनता है, और एपिनेफ्रीन ज़्यादा बनता है तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी में सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर आता है। सो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इवन के वो एंटी हाइपरटेंसिव से रेजिस्टेंट होता है। यूरिन के अंदर इन्हीं कैटाकोलामीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट मेटा नॉर्फिन जो है वो होता है। तो सम टाइम ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो यूरिन में इनका जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है मेटानॉर्फिन वो चेक करते हैं, और ऑब्वियसली आपसे डायग्नोसिस भी पूछी जा सकती है। सो एड्रीनल ग्लैंड का ये ट्यूमर है जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। सो लाइकली डायग्नोसिस फियोक्रोमोसाइटोमा है। गेंग्लियोनिरोमा गेंग्लियोन का एक ट्यूमर है। कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया कुछ भी नहीं है, और कॉर्टिकल कार्सिनोमा अगर होगा भी तो आपके पास जो है वो कुशिंग डिजीज़ हो सकता है या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। ऑल्दो कुशिंग भी नहीं होता, क्योंकि कुशिंग में भी जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है या पैथोलॉजी होती है वो पिट्यूटरी के लेवल पे होती है। हाई एसीटीएच जब आके हाई कॉर्टिसोल बनाता है तो उसको हम फिर स्पेसिफिकली कुशिंग कहते हैं। बट कॉर्टिकल कार्सिनोमा से हाई कॉर्टिसोल हो सकता है, और इसी तरह हाइपरप्लेजिया भी एसीटीएच की ओवर स्टिमुलेशन से होता है। they don't have to do anything with the pheochromocytoma. Pheochromocytoma जो है वो एड्रीनल ग्लैंड में भी एड्रीनल मेड्यूला का एक ट्यूमर होता है। कौन सी ड्रग फीटल न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है ताकि सेरिब्रल पाल्सी का रिस्क कम किया जा सके? सो दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। लेबिटलोल जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव है और प्रेगनेंसी में फर्स्ट लाइन के तौर पे यूज़ होती है। हाइड्रिलाजीन और नाइफिडिपिन भी एंटी हाइपरटेंसिव ही हैं, और ये तब यूज़ होती है अगर आप लेबिटलोल यूज़ ना कर सको। लेबिटलोल है क्या, हमारे पास अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर है। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो सीजर्स के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। पेशेंट को मल्टीपल गॉल स्टोन थे, सीपीटी में भी 4 गॉल स्टोन थे। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? देखो, अगर गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हों और एसिम्प्टोमेटिक हो, सम टाइम वी डोंट ट्रीट इवन, ओके। लेकिन अगर आप गॉल ब्लैडर से आगे आ जाओ, सिस्टिक डक्ट और नीचे कॉमन बाइल डक्ट में आ जाओ, तो कॉमन बाइल डक्ट में अगर आपका स्टोन है, बेशक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, तब भी आपने ट्रीट करना ही करना है। अब इस पेशेंट को गॉल स्टोन्स भी हैं और सीबीडी में भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो गॉल स्टोन्स की हमने कॉलीसिस्टेक्टमी करनी है, और गॉल स्टोन से आगे अगर आएंगे कॉमन बाइल डक्ट में तो कॉलीडोकोलिथोटमी करनी है ताकि स्टोन्स को रिमूव किया जा सके। 45 ईयर ओल्ड मेल है, उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ था, स्टमक को इन्वॉल्व करा था। स्टमक का कौन सा पार्ट गैस्ट्रिक अल्सर से इफ़ेक्ट होता है? सो स्टमक का जो हमारे पास एंट्रोम होता है या लेसर सैक होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इफ़ेक्ट होती है। सो एंट्रोम अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पे अल्सर्स होते हैं। ग्रेटर कर्वेचर पे नहीं होता। ग्रेटर कर्वेचर पे अगर अल्सर्स हैं तो वो ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम में हो सकते हैं। फंडस और कार्डिया में भी कॉमनली नहीं होते। एक पेशेंट को जर्ड के सिम्टम तो हैं, लेकिन एंडोस्कोपी पे एपिथेलियम बिल्कुल नॉर्मल है, तो इट्स फाइन। हमारे पास नॉन इरोसिव जर्ड भी होता है कि जिसके अंदर ईसोफेजाइटिस के फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास कहता है कि गाउट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ विच मेटाबॉलिक पाथवे। सो बेसिकली हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं और पायरामाइडीन्स होते हैं, लेकिन प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सेसिव यूरिक एसिड बनता है, और एक्सेसिव यूरिक एसिड जाहिर है गाउट कॉज करता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में आता है। कौन सी कंडीशन एसोसिएटेड होती है क्रॉनिक एच पाइलोरिक इन्फेक्शन के साथ? सो हमने कहा था एक ही ऐसा ट्यूमर है जो एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के बाद होता है, और इवन के जो एच पाइलोरी की ट्रिपल थेरेपी होती है वो इसको रिस्पॉन्ड भी करता है। सो दैट इज़ माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। सो गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा क्रॉनिक एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इफ़ेक्ट फर्स्ट जनरेशन HIV एंटीहिस्टामीन, इनका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? सो ये क्या करती हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं और ब्रेन में जाती हैं, और वहाँ पे सिडेशन कॉज कर सकती हैं, उसको डिप्रेस कर सकती हैं। ब्लर विजन, ब्लाइंडनेस, सिडेशन, एजिटेशन नो। क्रॉनिक हेपेटाइटिस B में PCR पे हमने देखा तो HPV
डीएनए का लेवल इतना था, ट्रीटमेंट डिसाइड करने में कौन हेल्प करेगा। सो HB सरफेस एंटीजन तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, जो इंडिकेट करती है कि इन्फेक्शन अभी मौजूद है, लेकिन ये जो E एंटीजन है ये इन्फेक्टिविटी को बताता है। इन्फेक्टिविटी से भी ज़्यादा मैं बताऊँ तो ये बताता है रेप्लिकेशन रेट को। सो HBE से पता चलेगा कि वायरस कितना रेप्लिकेट कर रहा है, और अगर ड्रग देने के बाद इसके लेवल लो हो जाएंगे, इसका मतलब है वायरस ने रेप्लिकेट होना बंद कर दिया है। टर्म बेबी बॉन्ड था और उसको हेपेटाइटिस बी था। ये हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है कि अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है और उसका बच्चा बॉर्न हुआ है तो बच्चे को इमीडिएटली विदिन 12 आवर्स आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी देनी है और IV इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने हैं। सो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और IV इम्यूनोग्लोबुलिन विदिन 12 आवर्स देने होंगे। 22 ईयर ओल्ड ग्रीक मेल है, उसको अनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया मलेरिया के बाद, स्मेयर और हिंस बॉडी। सो ये एंटी मलेरियल स्पेसिफिकली प्राइमाक्विन लेने से आपके सेल में क्या क्रिएट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है और उससे फिर सेल डेथ स्टार्ट होती है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि G6PD की डेफिशिएंसी थी और ग्लूटाथायोन रिड्यूस नहीं कर पा रहा था ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ को। ठीक है, सो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है अगर आप पेशेंट को एंटी मलेरियल दो या फिर अगर आप उनको फोवामीन्स वगैरह दो। सो इसकी रीज़न मोस्ट लाइकली G6PD डेफिशिएंसी है। कौन सा एंजाइम फीरस आयन को इंसर्ट करता है प्रोटोपोरफायरिन में ताकि हीम बन सके। सो उसके लिए हमारे पास फीरोचिलेटेज ही है जो कि इंसर्ट करता है फीरस आयन को पोरफायरिन में। एक बॉय था, उसको हीमाटोमा बन रहा था आफ्टर अ माइनर फॉल। 2 सिस्टर्स अनअफेक्टेड, मैटरनल मेल रिलेटिव हैव अ ब्लीडिंग प्रॉब्लम। सो मेल्स के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है X लिंक रिसेसिव है, और X लिंक रिसेसिव जो कि ब्लीडिंग करता है नन अदर देन हीमोफीलिया ही है, और हीमोफीलिया में APTT टाइम जो है वो रेज्ड होता है। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लेटलेट करें, INR करें, PT करें या APTT या PTT भी कोई कहते हैं, ये करें तो डेफिनेटली पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव न्यूअर डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल regime फॉर हेपेटाइटिस C वायरस। हेपेटाइटिस C वायरस के लिए जो नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव है, या आपको रट्टा ही लगाना है या जो भी करना है, वो हमारे पास सोफस्ब्यूवीर और वेल पेप्टासवीर है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, हाई रिस्क है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, क्या करना चाहिए। अगर तो वैसे हाई रिस्क ना हो तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक उसको दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हाई रिस्क होगी तो फिर वो क्या करेगी, वो 5 mg टिल डिलीवरी लेगी। हाई रिस्क वही होती हैं जिसकी प्रीवियसली भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, ठीक है, या डायबिटिक हो या इस तरह की हाई रिस्क हो। ठीक है, सो हाई रिस्क क्या करेगी, टिल द एंड ऑफ डिलीवरी 5 mg लेगी नॉर्मली, वरना हम 0.5 mg 12 वीक्स तक देते हैं। हीमोसिडल गन शूट वूंड को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा सुसाइडल वूंड से कैसे। सुसाइडल मैक्सिमम अपने आप को गोली एक ही इंसान मार सकता है या 2, जो मल्टीपल होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि ये होमोसिडल है, सुसाइडल नहीं है। एक 50 ईयर ओल्ड बंदा है, एक्यूटली हॉट टेंडर स्वॉलन नी है, साइनोवियल फ्लूइड में हमें न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा मिले और नेगेटिव बियर फ्रिंजेंट्स क्रिस्टल्स मिले। ये कल भी बात हुई थी कि अगर हमारे पास कोई भी नी जॉइंट एकदम से हॉट टेंडर स्वॉलन हो और एक्यूट सेल ज़्यादा हो, नेगेटिव बियर फ्रिंजेंट्स हो, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास गाउट ही है। सो लाइकली दिस इज़ गाउट। जो सूडो गाउट होता है उसमें बियर फ्रिंजेंट पॉजिटिव आते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फीवर होता है। 55 ईयर ओल्ड वुमेन को हॉट स्वॉलन टेंडर नी है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम है और फीवर है। अब यही जो जॉइंट है और साथ में फीवर आ गया, नाउ दिस इज सेप्टिक आर्थराइटिस, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन यही होती है गोल्ड स्टैंडर्ड कि आपने जॉइंट जो है उसकी एस्पिरेशन करनी है और उसकी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेनी है। एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, MRI नहीं। विच इन्वेस्टिगेशन हेल्प वेरीफाई द डायग्नोसिस ऑफ हिनॉक्स-शॉलिन पर्परा। हिनॉक्स-शॉलिन पर्परा की डायग्नोसिस वेरीफाई करने में कौन हेल्प करता है। सो सीरम IgA लेवल्स, यस, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिपॉजिट हुए हुए होते हैं। CRP, रीनल बायोप्सी या DTPA का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट MCQs के अंदर अगर हम देखेंगे, डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पॉलीयूरिया, लैब में हाइपर कैल्सीमिया, फॉस्फेट कम है, पैराथायरॉयड ज़्यादा है और यूरिनरी कैल्शियम भी ज़्यादा है। जब भी आप ये देखो कि आपका पैराथायरॉयड भी ज़्यादा है और डेफिनेटली पैराथायरॉयड कैल्शियम को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो वो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, यानी प्राइमरीली तौर पे
पिट्यूटरी पैराथायरॉयड एडिनोमा है, एक्सेसिव पैराथायरॉयड है और वो एक्सेसिव कैल्शियम की रिलीज़ कॉज कर रहा है। और अब हमें पता है कि पैराथायरॉयड कैल्शियम कहाँ से लेकर आता है, बोन के ऊपर रिजॉर्प्शन करता है और कैल्शियम बाहर ले आता है। नंबर 2 आपका जो GIT ट्रैक है वहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है और किडनी से जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन है उसको कम करता है, हैंस प्लाज्मा में कैल्शियम ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ लाइकली प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि सेकेंडरी हाइपो में आपका PTH कम होना चाहिए था। क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी कैल्शियम कम होता है और पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होता है। विटामिन D में भी सेम पिक्चर होती है। सो दिस इज़ प्राइमरी में PTH भी ज़्यादा होगा और कैल्शियम भी ज़्यादा होगा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मोस्ट लाइकली रीनली क्या करेगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अभी हमने बताया कैल्शियम ज़्यादा करेगा इन सारे रास्तों के थ्रू, कैल्शियम ज़्यादा होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा और हाइपर कैल्सीमिया से कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन्स बनना जो है वो शुरू हो जाएंगे। सो इट कैन लेड टू किडनी स्टोन्स। कौन सा एंटीडोट रिकमेंडेड होता है एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस के लिए, अगर पेशेंट एलर्जिक नहीं है? अगर एलर्जिक नहीं है तो एक सिंगल डोज एम्पीसिलिन या एमॉक्सिसिलिन की हम दे सकते हैं, क्लिंडा, वेंको, जेंटा और एरिथ्रोमाइसिन तब कंसिडर की जाएंगी अगर पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है। सैनिटेशन इम्प्रूव करना कौन सा प्रिवेंशन है? अब सैनिटेशन को इम्प्रूव इसलिए करना ताकि जो आपके वाटर बोर्ड इन्फेक्शन हैं वो ना हों, यानी कि रिस्क फैक्टर को इम्प्रूव किया जा रहा है। सो दिस इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर रिस्क फैक्टर की प्रिवेंशन की जाए यानी रिस्क फैक्टर ही डेवलप ना हो, दैट इज़ प्राइमोडियल। और सेकेंडरी वो होती है कि एक दफ़ा इंजरी हो जाए तो उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। और टर्शरी जो है वो हमारे पास क्या होती है, रिहैब सर्विसेज वगैरह होती है। जब इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ती है तो सब बढ़ता है एक्सेप्ट, अब इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ेगी तो यहाँ से ब्लड सारे का सारा इजेक्ट होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, जाहिर है कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा और जो ब्लड पीछे बच जाएगा वो कम होगा। जो बच जाता है उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। सो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम शुड बी लो। सो बाकी सब बढ़ेगा एक्सेप्ट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ग्रेविडा 3 पैरा 2 है, 12 वीक्स पे है, उसकी नकल ट्रांसलूसेंसी 3.5 है। मोस्ट लाइकली कॉज इस चीज़ का क्या हो सकता है? सो नकल ट्रांसलूसेंसी इज़ ऑलवेज डाउन सिंड्रोम। एक बेबी को माइक्रोसिफली, हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, विजन लॉस है, कौन से सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं? अब ये सारे के सारे साइटोमेगैलो वायरस और टॉर्च सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। और जब भी साइटोमेगैलो वायरस होता है तो ब्रेन की डेवलपमेंट इफेक्ट होती है और जब वो इफेक्ट होगी तो आपकी बॉडी में जो मूवमेंट एंड पोस्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्ट होंगी, क्योंकि ब्रेन उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेस्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को कंफर्म करना है तो क्या है? ASO वैसे तो हमारे पास जो है वो डायग्नोस्टिक होता है लेकिन इनिशियल जो होता है वो ब्लड कल्चर्स ही होते हैं। ब्लड कल्चर्स के बाद हम एको वगैरह भी करते हैं। 30 ईयर ओल्ड IV ड्रग अब्यूज़र है, हमें लग रहा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। मेजर क्राइटेरिया क्या है? मेजर क्राइटेरिया हमारे पास होता है कि हमने फीवर नहीं, हेमरेजेस नहीं, डायसिस्टोलिक मर्मर नहीं, टिपिकल ऑर्गेनिज्म 2 ब्लड कल्चर्स में हमें मिले। यस, ये मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही है। 69 ईयर ओल्ड है, उसको चेस्ट पेन है, ST एलिवेशन मिल गई, हमने ऑक्सीजन और एस्पिरिन दे दिया, नेक्स्ट क्या करें? तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि MI के ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। एक इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम मोनोथेरेपी देते हैं, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट और एस्पिरिन। फिर हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें या तो हम पेशेंट की जो है वो करते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, या तो परक्यूटेनियस क्रॉनरी इंटरवेंशन की जाती है या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं। और क्रॉनिकली भी हम उसको 5 ड्रग्स के ऊपर डिस्चार्ज करते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि अगर 4 आवर्स के अंदर अंदर आ जाए तो PCI करेंगे, PCI ना कर सके तो थ्रोम्बोलिसिस करेंगे। चूँकि यहाँ PCI की ऑप्शन नहीं है, विल कंसिडर थ्रोम्बोलिसिस। Thrombolysis with alteplase is preferred as compared to streptokinase. Regarding isoniazid, which treatment is true? Isoniazid के बारे में कौन सी treatment ठीक है? ये most effective होती है at preventing emergence of drugs to other drugs. Yes. Decrease resistance of organism. No. Increase myocolic. No. None of above. No. इसको दूसरी ड्रग्स के साथ मिला के इसीलिए दिया जाता है ताकि रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। 25 ईयर ओल्ड पैरा 3 है, उसको IUCD चाहिए। IUCD की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर एक पेशेंट को PID होना तो कभी भी IUCD नहीं रखते, क्योंकि IUCD इटसेल्फ उसको इन्फेक्शन के लिए प्रॉन करती है। मेनोरेजिया, इरेगुलर ब्लीडिंग, एक्टोपिक, PID, करंट मौजूद है, ब्रेस्ट फीडिंग नो। सो करंट PID जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कौन सा IV आयरन जो है वो एसोसिएटेड है हाई रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्सिस के साथ? तो IV डेक्स्ट्रैन जो होता है उसमें एनाफाइलेक्सिस का रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज़
या आयरन ग्लूकोनेट वगैरह। 2 दिन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद एक पेशेंट को दोबारा से राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, नोजिया और जॉन्डिस हो रहा है। मोस्ट लाइकली क्या हुआ है? मोस्ट लाइकली आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ पे स्टोन रह गया है और उसने कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के फीचर्स आ रहे हैं। 7 साल की बच्ची को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, एटेक्सिया है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है और ये काइसर फ्लेशियर रिंग्स है जो कॉर्निया में होती हैं और ये इंडिकेटिव होती हैं कॉपर ओवरलोड का। और जो कॉपर ओवरलोड है बॉडी में वो किस लिए हो रहा होता है? कॉपर ओवरलोड हो रहा होता है, कॉपर ओवरलोड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सो कॉपर ओवरलोड को विल्सन्स कहते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा 1 नो, ऑटो इम्यून नो, उसमें तो ALT AST ज़्यादा होना चाहिए। विल्सन यस, बिलियरी सेक्लेरोसिस नो। एक लैक्टेटिंग मदर है, उसको पेनफुल राइट ब्रेस्ट है, डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि एब्सेस बनी हुई है और उसको एंटीबायोटिक दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट इंसीजन और ड्रेनेज हम इसकी कर रहे होंगे। 20 ईयर ओल्ड मेल है, लार्ज राइट इंग्वाइनोस्क्रोटल हर्निया है जो रिड्यूसेबल है। हमेशा आपने याद रखना है कि अडल्ट के अंदर अगर हर्निया रिड्यूसेबल हो तो उसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो ये लिचटेंसिन टेंशन फ्री मैश रिपेयर ही होता है, बिसैनी डॉन या हर्नियोटमी नहीं होता। 24 ईयर ओल्ड है, नियर टर्म प्रेग्नेंट वुमन, एस्प्रीन लेती है रेगुलरली, लास्ट मंथ्स में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? अब एस्प्रीन हमें पता है कि एक ऐसी ड्रग है जो एंटी प्लेटलेट है और ये ब्लड को ब्लीड करने के लिए प्रॉन कर सकती है, इसीलिए जो एस्प्रीन लेते हैं अगर उनकी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो तो वी आर कंसर्न अबाउट इंट्राक्रेनियल ब्लीड। सो डिलीवरी के बाद ये पोस्टमार्टम हेमरेज कॉज कर सकती है। टॉक्सिसिटी, अल्सर, हेमरेज यस, प्लेसेंटा प्रीविया नो। विच ऑर्गेनिज्म क्लासिक लोबार्ड नमूनिया हमारे पास कॉज करता है? तो स्ट्रेप नमूनी खुद ही करता है। पेशेंट को लोबार्ड नमूनिया हुआ हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या देते हैं? सेफ्ट्रेक्सोन और क्लोरेथ्रो ही देते हैं। स्पूटम कल्चर क्यों करेंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जगह स्पेसिफिकली हम लोग जो है वो सेफ्ट्रेक्सोन के साथ क्लोरेथ्रो देंगे। राइट लोब लिवर का कैंसर हुआ हुआ है और रिजेक्टेबल लग रहा था तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको रिजेक्ट कर लो। और क्या करो, लिवर ट्रांसप्लांट तब करते हैं जब वो पूरा का पूरा फाइब्रोज्ड और के अंदर पूरे के पूरे में सिरोसिस हुई हुई हो। कीमो एंड रेडियोथेरेपी से बेहतर है कि पहले आप उसकी रिजेक्शन करो एंड देन बाद में डिसाइड करो क्या करना है। 22 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको फेमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ हुआ। अब ये जो बड़ी बोन्स है ना, इनके जब फ्रैक्चर होते हैं तो ये आपको एम्बोलिज्म के लिए प्रॉन करते हैं, फैट एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज उसको टेकेपनिया, डिस्निया, कन्फ्यूजन, रैश भी था और उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ हाईली लाइकली फैट एम्बोलिज्म। सो दिस इज़ ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। अमंग द फॉलोइंग, ये आपने याद रखना है कि आपकी जो बड़ी बोन्स होती हैं, सो वैसे भी ऑर्थोपीडिक सर्जरीज़ के बाद भी अगर विद इन 1 to 3 डेज डेथ हो जाए तो वो फैट एम्बोलिज्म है। 1 से 2 हफ्तों बाद डिस्निया शिस्निया के साथ आए तो फिर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ड्यू टू immobility ड्यू टू सर्जरी। अमंग द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन कौन सी है? सो ह्यूमन लेक्टे और जो प्रोसाइन NPH है ये इंटरमीडिएट है और इनकी भी जो है वो 12 आवर्स तक होती है, लेकिन जो बोवाइन अल्ट्रा लेंटे है इसकी 24 से 36 आवर्स तक जो है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। कौन सी ऑप्शन प्रोवाइड करती है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया? सो लोकल एनेस्थीसिया भी ब्यूपीविकैन के साथ जब एड्रीनालीन होता है वो वहाँ पे स्पेसिफिकली वेजो कंस्ट्रक्शन करता है और ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है। सिर्फ ब्यूपीविकैन नहीं, लाइरोकेन, एड्रीनालीन नहीं, ज़ाइलोकेन नहीं और ये भी नहीं, राइट। सॉरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो है उसकी वैल्यूज़ हाइपरथायरॉयड पेशेंट में लो थी। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि पेशेंट का जो थायराइड ग्लैंड है क्या वो ग्रेव है? हाइपरथायरॉयड था लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जब दिया तो वो लो है। सो दिस माइट सजेस्ट कि उसका थायराइड ग्लैंड के लेवल्स जो है वो नॉर्मल है। 72 ईयर ओल्ड वुमेन को फटीग है, पैल्पिटेशन है, हीमोग्लोबिन उसका कम है, MCV उसका ज़्यादा है। नॉर्मल MCV कितना होता है? 76 से लेके 96 तक। MCV ज़्यादा है, दिस इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक की रीज़न B9 या B12 ही होता है। मोस्ट लाइकली B12 हो सकता है, आयरन नहीं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ नहीं, ए प्लास्टिक नहीं। सो ऑब्वियसली B12। B9 होता तो फिर टाई आ जाता और फिर उसमें भी कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? अगर न्यूरोलॉजिकल फीचर हो तो B12 होता है और अगर ना हो, नमनेंस, पेरिफेरल नमनेंस वगैरह या ब्रेन
फंक्शंस जो हैं वो थोड़े डिप्रेस हुए हुए हैं, तो फिर B12 होता है, अदरवाइज़ B9 है। एक एडल्ट को एनीमिया था और MCV ज़्यादा ही था, मोस्ट लाइकली दिस इज़ ऑल्सो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया विच कुड बी ड्यू टू B9 और B12। सो फोलेट इज़ B9। थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया नो। सो यहाँ उसकी रीज़न जो है वो B9 है। एक पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ था, ALT ST रेस थे, बायोप्सी पे मेलरी डेंक बॉडीज़ आई। मोस्ट लाइकली ये क्या है? सो ये जो मेलरी डेंक बॉडीज़ होती हैं विद इन हेपेटोसाइट मेलरी बॉडीज़ होती हैं, दे आर इंडिकेटिव ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, नॉट कैंसर, नॉट बर्ड चेरी हेपेटिक वेन की थ्रोम्बोसिस को कहते हैं, और नॉट क्रॉनिक लिवर डिजीज़। यंग टॉल मैन, लॉन्ग लिम, और ये वही एक्टोपिया लेंटिस है, तो ये मॉर्फिन है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ। फेशियल पेन हो रहा है बिटवीन अपर टीथ एंड ऑर्बिट, जो रेडिएट करके टेम्पोरल रीजन तक जा रहा है। सो ये जो टेम्पोरल रीजन है इसको कौन सप्लाई करती है? मैक्सिलरी करती है, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक। सो या इसको मैक्सिलरी ब्रांच सप्लाई करती है। मैकबर्नी पॉइंट जो है वो कहाँ होता है? सो मैकबर्नी पॉइंट हम देखते हैं कि जी एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स सुपाइन है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है। इसका 1/3 हम इधर और 2/3 इधर। सो इंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स सुपाइन से 1/3 टुवर्ड अम्बलाइकस, यहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट होता है। सो 1/3 फ्रॉम इंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स सुपाइन टू द अम्बलाइकस, नॉट 2/3, नॉट एग्जैक्टली एट इंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स सुपाइन, नॉट मिडवे। 1/3 एंड 2/3 करेंगे, सो 1/3 पे मैकबर्नीज पॉइंट्स जो है वो हो रहा होता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 MCQs करते हैं। थैंक यू।